बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून महज बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब रियासती पॉलिसी, बजट की तरजीहात और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सरगर्मियों की सूरत में खोलकर सामने आ रहा है। एक जानिब भारत अपने दिफाई बजट में भारी इजाफा कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को मुतहर्रिक रखने की कोशिशें जारी हैं, जो इस पूरे मंजरनामे को महज अस्करी तैयारी नहीं बल्कि एक वसी तर जारहाना हिकमत अमली का हिस्सा बनाती है। माली साल 2026-27 के लिए पेश किए गए भारतीय बजट में दिफा के लिए 15% इजाफे के साथ 85 अरब 40 करोड़ डॉलर मुख्तस किए गए हैं। यह इजाफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद मगर खतरनाक फौजी तसादुम हो चुका है। बज़ाहिर इस इजाफे का मकसद दिफाई सलाहियतों में बेहतरी, जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल और खरीदारी के निजाम को मुअस्सर बनाना बताया जा रहा है, मगर हकीकत में यह फैसला खित्ते में ताकत का तवाजुन बदलने की एक और कोशिश दिखाई देता है। इंडियन वजारत दिफा के मुताबिक हथियारों और अस्करी साजो सामान की खरीदारी के लिए बजट में 21.84% का नुमाया इजाफा किया गया, लेकिन भारत के अंदर अब भी ये आवाजें उठ रही हैं कि यह इजाफा नाकाफी है और अगर फौज को वाकई जदीद बनाना है तो दिफाई बजट को GDP के 3% तक ले जाना होगा। एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि भारत इस वक्त अपनी तकरीबन 4 खरब डॉलर की मईशत का 1.9% दिफा पर खर्च कर रहा है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से कहीं ज्यादा मगर चीन से कम है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मई की झड़पों के बाद अपने दिफाई बजट में 20.2% इजाफा किया था, जबकि चीन बदस्तूर अपनी वसी मईशत के साथ खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी ताकत है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के बजट में चाबहार बंदरगाह के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। गुज़श्ता बरस चाबहार के लिए 400 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर इस मर्तबा 1 रुपया भी नहीं रखा गया। वजह वहां से इनखला। यह फैसला अमेरिका के बढ़ते दबाव, ईरान की कमजोर होती आलमी पोजीशन और तब्दील होती इलाकाई सफबंदियों को जाहिर करता है। अगरचे नई दिल्ली अब भी जबानी तौर पे चाबहार से वाबस्तगी का दावा कर रही है, मगर बजट के एदाद-ओ-शुमार उस दावे की नफी करते हैं। दूसरी जानिब भारत फितना उल हिंदुस्तान के जरिए सूबा बलोचिस्तान में हालात खराब करने के अपने मजमूम अजाइम को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सूबे के 9 शहरों में दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म हमले उसी जानिब इशारा करते हैं, जिसे बढ़ा के 12 एरियाज को टारगेट किया गया, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बनाया। उन कार्रवाइयों में 177 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें बाज अफगान शहरी भी शामिल थे, जबकि 17 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। इस दौरान भारतीय मीडिया ने BLA के नाम निहाद ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 को न सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, बल्कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत जाहिर करने की कोशिश की, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि भारत और उसका मीडिया अब तक मार्का हक में होने वाली हजीमत भुला नहीं सका। यूं भारत का बढ़ता हुआ दिफाई बजट, चाबहार से खामोश पसपाई और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही एक ही सिलसिले की कड़ियां दिखाई देती हैं। यह महज दिफाई तैयारी नहीं, बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दबाव और बालादस्ती कायम रखने की एक जामे हिकमत अमली है, जिसके असरात सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के अमन पर मुरत्तब हो रहे हैं। के अंदर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयानात और फैसलों को अगर देखें तो क्या यह कहा जा सकता है कि भारत में जो अस्करी तौर के ऊपर सोच है वो महज सियासी बयानबाजी से निकल के रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी? जी बिल्कुल, जो उनका बयानिया है उनकी हुकूमत का, जो उसकी आइडियोलॉजिकल जो नरिशमेंट है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नजरिया है, उसी का जो परतो है उनकी पॉलिसीज में नजर आता है। और उसमें कोई शक नहीं है कि वो वही चीजें हैं जो कि हिंदुत्व, एग्रेसिव नजरिया, जो डोमिनेट करना हेजेमनी के जरिए अपने नेबर्स को, और इंटरनली जो हम उनकी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर एक रिप्रेशन की वेव लाना, तो इसमें कोई शक नहीं है वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। और पाकिस्तान डेफिनेटली उनके क्रॉस हेयर में है और उनके मैक्सिमम जो फोर्स डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जारी है, तो बड़ा क्लियर नज़र आती है। अभी उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे द्विवेदी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी अक्कासी करती थी कि उन्होंने तो बिल्कुल ही मेड नो बाउंड्स अबाउट दैट। और जो उनकी ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन है, उनकी जो आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, नई टेक्नोलॉजी और नई ऑर्गेनाइजेशंस,
वो गेयर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने में, और जो पुराना जिसको हम प्रोएक्टिव ऑपरेशंस कहते थे, और अब उसको वो लोग कभी रुद्रा ब्रिगेड, कभी वो आईबीजीज को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अनमैन्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स ला रहे हैं, उसमें स्पेशल फोर्सेस उसको रिकन्फिगर करके उन ब्रिगेड्स के साथ शामिल कर रहे हैं, और साथ उनके वो प्रिसीजन आर्टिलरी है, ड्रोन प्लेटून्स हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की प्लेटून्स हैं। तो वो उनका जो इंडिकेशन है, उनके जो अज़ाइम में बड़े जारहाना है, डिफेंस बजट में भी उनका बहुत सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है, और उसमें जो कैपिटल आउटले है नया हार्डवेयर डेवलपमेंट करने के लिए 28% तो सिर्फ उसकी मद में इजाफा हुआ है। तो ये सारे टेल टेल साइंस हैं, उनकी जारहाना अज़ाइम की अक्कासी करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये बड़ा क्लियरली बताया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर उसको पॉज किया है, उसको ख़त्म नहीं किया। तो इसके माने ये है कि वो किसी मौके की ताक में है कि जब भी वो मौका उनको मिलेगा तो वो इससे बाज नहीं बलबीर आएंगे। साहब, किस मौके की तलाश में है आप? जब ये देखें कि दिफाई बजट में नुमाया इजाफा एक ऐसे वक्त में है कि खित्ते में हाल ही में फौजी तसादुम भी हो चुका है, तो क्या ये महज दिफाई ज़रूरियात हैं या फिर इसके पसे पर्दा उनके जो अज़ाइम है वो कुछ और बताते हैं? देखिए, वो हर चीज़ को रैशनलाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड वॉरफेयर जिसकी उनको कमी नज़र आई है ऑपरेशन सिंदूर में, और मुंह की खानी पड़ी। तो वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से नेटवर्क सेंट्रिसिटी की जानिब जा रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन में भी उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को बरूए कार ला रहे हैं। जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। F-35 लेने की उनकी कोशिश है। फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। सी वॉरफेयर के लिए वो उसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो आर्मी जो पाकिस्तान के साथ नबर्द आज़मा है, वेस्टर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है और सदर्न, उसकी जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसको बड़े बड़े कोर से जो मेरा एक सवाल है कि क्या F-35 हासिल कर लेने से या राफेल को उन्होंने इंटीग्रेटेड करवाया अपने सिस्टम के अंदर, उससे दिफाई सलाहियत मजबूत हो जाएगी, या फिर उन्हें उस तरह की तरबियत भी दरकार है जिस तरह की तरबियत अब बैनुल अक़वामी सतह पे हो चुकी है, जिस तरह की तरबियत का मुजाहिरा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के अंदर देख लिया? बिल्कुल उसकी तरफ वो जोर दे रहे हैं। आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो उन्होंने बड़ा तफसील से उसका जिक्र किया था कि वो कितना सरमाया उस पर खर्च कर रहे हैं, क्या उनके अज़ाइम हैं। ट्रेनिंग कमांड उसको भी फहाल कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन है उसकी तरफ वो जा रहे हैं। और जो कोताही कमी उन्होंने देखी ऑपरेशन सिंदूर में, अपेरेंटली वो उसको उस खला को पुर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक वो उसमें सक्सेसफुल होंगे, पहले भी उन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए थे, मगर जब मौका आया था तो उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उनको हजीमत हुई, और पाकिस्तान ने एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का डिस्प्ले करते हुए उनकी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक फरसूदा सोच को शिकस्त दी। आगे क्या होगा, कैसे वो डेवलप करेंगे, ये वक्त बताएगा। सर, चाबहार के हवाले से आप ये देखिए कि ना तो बजट की कोई बात है, गुज़श्ता दिनों ये था कि विड्रॉल उन्होंने कर लिया और कुछ $मिलियन जो हैं वो ईरान को पे करने हैं। तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि अमेरिका का जो प्रेशर था और चाबहार का जो स्टेटस इनको दिया गया था, जिसके अंदर कुछ इनके लिए आसानियां पैदा की गई थी, वो ख़त्म हो रही हैं। तो अगर चाबहार का ऑप्शन बंद होता है तो फिर इनके लिए ऑप्शंस क्या हैं? चाबहार का उनको सेटबैक होगा। वहां से उनका प्रॉपर रॉ का नेटवर्क ऑपरेट करता रहा है पास्ट में, और इन्वेस्टमेंट भी चाबहार पे इसी मकसद के तहत वो कर रहे थे। मगर टिपिकल उन्होंने बनिया मेंटालिटी का मुजाहरा करते हुए जब ज़रा सा प्रेशर आया अमेरिका का, तो वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट निकाल के भाग गए हैं। ज़रूर उनको उसका इम्पैक्ट होगा उनकी इस सलाहियत पे, मगर उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। अफगानिस्तान में वो अब बांग्लादेश की उन्होंने एड कम कर दी है और अफगानिस्तान की बढ़ा दी है। कोई 1.5 अरब का वो पैकेज दे रहे थे उनको, और वहाँ पे अब वो बेसिस सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। और वो स्पेस जो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सीड कर दी थी
अब वो दोबारा उसको लेने की कोशिश में मुतहरिक हैं। आपने रवाबत देखे हैं अफगान तालिबान रजीम के, उनका विजिट भी हुआ है अमीर मुत्तकी का भारत में, तो ये पींगे बढ़ा रहे हैं और यही इनका मकसद है कि अगर ईरान की तरफ से पाबंदियां लगती हैं तो अफगानिस्तान से वो मुतहरक हो जाएंगे और ये उनके पास ऑप्शंस बार तौर पे मौजूद हैं। सर, अगर आप ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 को देखें जो कलअदम तंजीम BLA का है और भारत की जानिब से उसकी सताइश देखें या उसको प्रोपेगेट करने का अंदाज देखें, तो एक ही वक्त के ऊपर 9 शहरों पे 12 मकामात पे हमलावर होने की स्ट्रेटजी, ये किस तरह आप देखते हैं इसको और मुस्तकबिल करीब के अंदर आप BLA का अंजाम क्या देखते हैं और भारत की ये जो प्रॉक्सी है इसको अब फंडिंग के जराए जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? देखिए, भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उसमें कोई शक नहीं है, BLA, इसको इसीलिए हम फितनतुल हिंदुस्तान कहते हैं और वो करते रहेंगे। वो उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अजीत दोवल और उसका डॉक्ट्रिन बरकरार है। हमें अपना हाउस खुद इन ऑर्डर करना है, हमें ये जंग खुद लड़नी है और हम कैपेबल हैं ये जंग लड़ने के। 12 हमले जो हुए वो इट वाज अ टेल टेल साइन कि इसको वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कोई प्रॉपर मास्टरमाइंड इसके पीछे है, जो उनको गाइड भी कर रहा है, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहा है, उनके लिए साजो सामान का बंदोबस्त भी कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि वो जिससे पहले कि वो मुतहर्रिक हो के हमारे खिलाफ हमला करे, हमने उनको फोरस्टॉल करना है, प्रीएम्प्ट करना है, डिस्टेबलाइज करना है एंड वी हैव टू टेक द बैटल टू देयर सैंक्चुरीज, जहाँ पे वो छुपे बैठे हैं, जहाँ उनके वो स्लीपर सेल्स हैं। वी नीड टू डू अ बेटर जॉब ऑफ काउंटर टेररिज्म। सर, आप ये देखिए कि हमने 177 जो है वो इस वक्त न्यूट्रलाइज किए हैं और ये एक बहुत बड़ा फिगर है और जो ऑपरेशंस के मंजर आम पे आए या जिस तरह की हमने कुछ तब्दीलियां इस बार ये भी देखी हैं कि लाइव मनाजिर भी हमने कुछ देखे हैं, यानी डैश कैम पे जो गाड़ी ताकुब कर रही थी हमने वो भी कुछ मनाजिर देखे और फिर अंदरून तौर पे बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के अंदर भी जिस तरीके से किसी को जिंदा पकड़ा गया तो उसके भी मनाजिर हमने देखे हैं। तो आप आने वाले दिनों के अंदर ये जो स्लीपर सेल्स इनके हैं या जो प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव हुए हैं, ये किस हद तक फिर से स्लीपर सेल के अंदर तब्दील हो जाएंगे या किस हद तक ये सब खोल के सामने आएंगे? देखिए, वो मैंने वही उसकी तरफ इशारा किया था कि हमें ये जंग उनकी जो कमीन गाहें हैं, जहां से ये छुपे बैठे हैं, जहां से ये रिक्रूट करते हैं, जहां से इनको सप्लाई चेन मिलती है, चाहे वो अफगानिस्तान में है, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर है, हमें उस तरफ जंग को लेके जाना है। और इनकी जो मोबिलाइजेशन से पहले इन पे हमला कर रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी है 177 दहशतगर्दों का मारा जाना और इसमें हमारी जो कीमती जानें वो ज़ाया हो रही हैं। बहुत शोहदा हमारे कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे बच्चे फ्रंट लाइंस पे गोलियां सीने पे खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। मेरा कंसर्न एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये है कि ठीक है 175 तो आपने एलिमिनेट कर दिया है जी। अब वो 175 उसको मोबिलाइज होके इधर आना नहीं चाहिए था। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसको प्रीएम्प्ट करें और ये जंग उनके मुस्तकर तक लेके जाएं, उनकी उन लॉजिस्टिक कॉन्डुइट्स पे लेके जाएं जिसके जरिए ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत दुश्वार गुजार है, ये आसान काम नहीं है और बहुत से एक्सटर्नल हाथ इसमें हैं जो इनके साथ सपोर्ट, जो बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं, उनका कला कमा होना चाहिए, उनकी निशानदेही होनी चाहिए, सपोर्ट इनको मिलती है, वो गुजरगाहें रोकनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो सहूलतकारी होती है उन अनासिर की भी निशानदेही होनी चाहिए और कमीन गांवों तक इनको निशाना बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त खित्ते की अगर सूरत हाल देखें, आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से इलाकाई जंग की तजवीज़ दी जा रही है और उस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सर्द मगर मानीखेज रद्द-ए-अमल महज बयानात का तबादला नहीं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के एक नए मरहले में दाखिल होने का वाज़ेह इजहार है। सदर ट्रंप एक तरफ तो ईरान के साथ मुआहिदे की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़ों, जंगी तैयारों और मिसाइल सिस्टम की ईरान की जानिब पेशकदमी भी जारी है। ट्रंप से गुज़श्ता रोज जब ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के जंग में
खित्ते में फैलने से मुतल्लिक बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब गैर मुतवक्के तौर पे मुख्तसर मगर बामानी था। उन्होंने कहा, बिल्कुल वो तो यही कहेंगे, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर तरीन जहाज मौजूद है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्द चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील हो जाएगी, लेकिन अगर डील ना हुई तो यह वाज़ेह हो जाएगा कि कौन दुरुस्त है और कौन नहीं। यूं अमेरिकी सदर ने जंग और अमन के इम्कानात को बैक वक्त खुला रखा है। ईरान के रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए खबरदार किया था कि अमरीकियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने जंग शुरू की तो यह महज ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये एक इलाकाई जंग में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने अमरीकी क़यादत की जानिब से बार बार जंगी जहाज़ों और बहरी बेड़ों के जिक्र को नफ्सियाती दबाव करार दिया और कहा कि ईरानी कौम इन धमकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन बुहेराए अरब में पहुंच चुका है। एटमी तवानाई से चलने वाला यह जहाज जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारों, मुतअद्दिद स्क्वाड्रन्स और मुकम्मल स्ट्राइक फोर्स के साथ खित्ते में मौजूद है। इसके गिर्द अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स का एक हिफाजती हिसार है, जबकि मजीद बहरी जहाजों और फजाई असासों की आमद भी रिपोर्ट हो चुकी है। अमरीकी क़यादत इसे दिफाई तैयारी करार दे रही है तो तेहरान के लिए यह मंजरनामा उस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। दूसरी जानिब ईरान के अंदरूनी हालात भी इस कशीदगी से अलग नहीं। हालिया हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हलाक होने वाले अफराद के नामों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 3000 से ज्यादा अफराद जान से गए। ईरानी हुकूमत का कहना है कि यही हतमी तादाद है, मगर इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि यह फहरिस्त नामुकम्मल है और हलाकतों की तादाद कम जाहिर करने की कोशिश है। इस पूरे मंजरनामे में यूरोपीय यूनियन की जानिब से पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने के फैसले ने कशीदगी को एक नया रुख दिया है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान इस फैसले को महज यूरोप का नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के मफादात से जुड़ा हुआ कदम समझता है। यूं सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की इलाकाई जंग की तंबीह और ट्रंप के जवाब ने इस कशीदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। चुनांचे ये सवाल पैदा हुआ है कि आया सिफारतकारी जंग के खदशात को खत्म कर पाएगी या फिर दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से दिए जा रहे जारहाना बयानात सच साबित हो जाए। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया ईरान से इरना के ब्यूरो चीफ अफजल रजा साहब ने। अफजल रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल रजा साहब, रहबर आला की जानिब से जो इलाकाई जंग की तंबीह दी गई है या तशबीह दी गई है, आप इसे महज बयानबाजी समझते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि एक नए और ज्यादा खतरनाक मरहले के ताल्लुकात ये अलामत बन चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फरजहु। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। देखिए, ईरानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम या हुकूमत की तो एक बात कंफर्म है कि वो डिटरमाइंड है अपने पोजीशन में, आइदर गोइंग फॉर नेगोशिएशन और टैकल एनी एक्सपेक्टेड एग्रेशन फ्रॉम द US। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या उनके जो गुज़श्ता असलाफ है वो बयानबाजी के हद तक भी करते आए हैं। ईरानी क़यादत के लिए कोई नई बात नहीं है कि खलीज फार्स या इंटरनेशनल वाटर में सो कॉल्ड उनके तैयारा बरदार बहरी बेड़ा वहां पे आए हैं ताकि वो मैसेज दे सकें, ताकि ईरान को अंडर प्रेशराइज कर सकें। ये ऐसे वाकयात पहले भी रूनामा हुए थे। अगर आपको याद है 2019 में सऊदी ऑयल फैसिलिटीज व आरामको के ऊपर जब कुछ हमले हुए थे, अमेरिका ने सऊदी अरब की हिमायत में ईरान को एक बार फिर धमकी दी थी कि हम बहरी बेड़े भेज देंगे और आपके ऊपर हमला करेंगे। उस वक्त भी ईरानी एस्टेब्लिशमेंट, ईरानी सिस्टम हुकूमत ने उस तमाम सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हुई थी। और अब भी हैरानगी की बात यह है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये दावा करते आ रहे हैं कि जून 2025 में ईरान पर जारहियत करके इजराइल की मदद करने पहुंचे थे और वो उनके बकौल तमाम ईरान की जो न्यूक्लियर एसेट्स है या उनके कैपेबिलिटीज है या उनकी तवानाई है उसको अगर ख़त्म कर दिया है बकौल उनके, तो अभी किस चीज़ की लड़ाई है? अमेरिकी सदर और एस्टेब्लिशमेंट किस बात पे जोर देते हैं कि हम चाह रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर उनके बकौल फौजी इस्तेमाल को रोकने के लिए हमें कोई चारा नहीं है। लेकिन ये जरूर बात है कि इजरायली लॉबी और सहयूनी लॉबी इनको प्रेशराइज करके कोई ना कोई एडवेंचरिज्म अमेरिका के हाथों उनसे करवाने में तुले हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ईरान अब भी मुज़ाकरात के लिए ना सिर्फ ये नाम नहाद
इंसानी हकूक और नाम नहाद यूरोपीय कंट्रीज जो मगरमच्छ के आंसू होते हैं ईरानी अवाम के लिए, वही यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ मिलकर 46 साल से ईरान के ऊपर एक तरफा पाबंदियां लगा के आज वो ये रोना रो रहे हैं कि ईरानी अवाम पर मजालिम ढाए हैं, ईरानी अवाम को सो कॉल्ड 3,000 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। उनका एक जो आजकल इन्होंने नाम नेहाद IRGC के ऊपर सैंक्शन लगा के उनके बकौल एक दहशतगर्द तंजीम में शामिल कर दिया है, ये कोई और मकसद नहीं था यूरोप कंट्रीज का सिवाय के डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड उस चैलेंज से उनको जरा नरमगोशी इख्तियार करने में, तो ये जरूर उनके ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो बात हो रही है कि अच्छा अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो ये मुमकिन नतीजा निकल सकता है, ये निकल सकता है, जो क़यादत है उसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, रजीम चेंज हो सकती है, अंदरूनी अनारकी फैलाई जा सकती है, जो वहाँ के गिरोह हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो सकते हैं। 7 किस्म के मुख्तलिफ नताइज हैं। अंदरूनी तौर पे ईरान के अंदर क्या राय पाई जाती है कि अगर हमला होता है तो वो टारगेट मुख्तलिफ होंगे या कोई एक मरकज होगा? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि अमरीकी और इजरायली अज़ाइम क्या हो सकते हैं। ये जरूर 40 साल 45 साल से इसमें लगे हुए कि किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर डिस्टेबलाइज कोई अदम इस्तेकाम पैदा करके एक फोर्सफुली वहां पे उनके बकौल रजीम और निज़ाम को साकित करने के लिए कोशिश करें। आपने देखा जून 2025 में इजराइल ने उस वक्त ईरान पर जारहियत की, जो यही अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए अगले दिन मुज़ाकरात होने जा रहे थे, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ देके ईरान पर जारहियत मुसल्लत की। आपने देखा तमाम ईरानी आवाम अपनी क़ियादत के साथ, जी बिल्कुल मिलिट्री लीडरशिप की शहादतें हुई, न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए इसमें, लेकिन वो जो एक कौमी यकजहती है, वो अज़म है, वो उस वक्त भी अमेरिका ने देखा था। वो, और मुझे कोई शक नहीं है कि ईरानी अवाम अंदरून मसाइल होने के बावजूद भी को अगयार और बैरून मुल्क की जो साजिशें या एक्सपेक्टेड जारहियत है, वो एक बार फिर वो हुकूमत निज़ाम के साथ खड़ी होंगी। और आप देखते रहिएगा ये जो मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है, और सुप्रीम लीडर ने जो एक बात कही है कि अगर अमेरिका ईरान पर मजीद जारहियत एक और बार करने की जुर्रत करे तो ये इलाका एक रीजनल वार की शक्ल इख्तियार करेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है इलाकाई जंग के लिए ईरान से ही मिसाइल मारे जाएं या इजराइल में या अमरीकी बेसिस में। खित्ते में वो अक़वाम भी है, वो ममालिक भी है कि अमरीकी मुदाखलत इजरायली साजिशों से थके हुए हैं। इराक से लेके, सीरिया से लेके, लुबनान से लेके, यमन से लेके, ये तमाम ममालिक उन्हीं अमरीकी अज़ाइम और मुदाखलत जारहियत के शिकार हुए हैं। अच्छा अफजल साहब, ये बताइए कि कुछ इत्तलात ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके स्पेशल एनवॉय के तौर पे स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक्ची साहब जो हैं, इनकी मीटिंग हो सकती है जुमे के दिन इस्तांबुल में, जो पॉसिबल न्यूक्लियर डील के हवाले से हो सकती है। ये इत्तलात किस हद तक दुरुस्त है? देखें, गुज़श्ते दिनों दोस्त ममालिक जो खित्ते में है वो बड़ी हद तक कोशिश की थी मीडिएशन, ताकि ये टेंशन्स की जो रिडक्शन है इसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके। और अमरीकी सदर को, ईरान को नहीं, ईरान का कोई ऐसा मसला नहीं है कि तमाम इख्तलाफात मसाइल को मुज़ाकरात के लिए हल कर, लेकिन वो दूसरी साइड है जो हमेशा ईरान को मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया है। इस बार भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने रिसेंटली CNN के साथ इंटरव्यू में कहा है कि ये एक बड़े फैसलाकुन मरहला है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर है कि अगर आप इस मसले को मुज़ाकरात के साथ लेके जाना चाहते हैं या आप किसी और तरीक़ा अपनाना चाहते हैं, जिसके लिए ईरान दोनों सूरत हाल के लिए तैयार है। तो अभी ये देख रहे हैं कि तुर्की भी थे, कतर भी, ओमान भी, सऊदी अरेबिया भी, इवन उनके डिफेंस मिनिस्टर रिसेंटली वाशिंगटन में उन्होंने दौरा किया था। ये उन्हीं तमाम कुछ एक चेन मीडिएशन की तरफ एक कोशिशें थी, जो लग तो यही रहा है कि अमरीकी सदर आयतुल्ला खामेनी के हालिया बयानात के बाद वो दोबारा मुज़ाकरात करने पे अपने रजामंदी का इजहार किया। अच्छा अफजल साहब, ये बताइए कि आज की इत्तलात ये भी थी, इजरायली जो न्यूज़ चैनल है, चैनल 11, उनकी तरफ से ये था कि तल अवीव की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका के ऊपर, वाशिंगटन के ऊपर, कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाए ईरान के ऊपर। और दूसरा ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं
कि ईरान को न्यूक्लियरी जो है एसेट्स उनके हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि उनके जो मिसाइल्स प्रोग्राम है या मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसका भी खात्मा होना चाहिए। तो इस ज़िमन के अंदर क्या इशारे दिखाई देते हैं? कोई ऐसी बात नहीं होगी और कतई तौर पर ईरान अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज, जो इंटरनल पोटेंशियल है, जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के ऊपर कोई बातचीत या उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। अगर आपने देखा 2015 में जब जोहरी JCPOA के ऊपर साइन हुए थे, ईरान ने उस मुज़ाकरात में भी अपने इस मौके पर डटे रहे कि अब ये जो बातचीत हो रही है, जो मुज़ाकरात होंगे, मुआहिदे पर साइन होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वो मगरबी ताकतें और अमेरिका के सो कॉल्ड कंसर्न के बिना पर किए जा रहे हैं। लेकिन ईरान कभी भी अपने जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है या जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। रिसेंटली बासर अख्ची साहब जो वजीर खारजा है ईरान की, उन्होंने CNN के इंटरव्यू में भी कहा है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये तशवीश है कि ईरान को जोहरी हथियार मतलब हाथ नहीं लगना चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पे बिल्कुल मुखलिस है तो ईरान एक नए डील करने के लिए तैयार है, जो कि एक पुरअमन इस्तेमाल पर मरकूज होंगे, ना फौजी इस्तेमाल पर। तो इस पे तो कोई देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एनी compromise of the defense capabilities and other things. अच्छा अफजल साहब, इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि जो ईरानी वजीर खारजा हैं उनकी तरफ से जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनको ये मतनबे किया गया है कि अगर ईरान पे हमले में कोई भी ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल होता है या किसी भी तरह की स्पोर्ट का पता चलता है तो टारगेट जो है वो खित्ते में जितने भी अड्डे होंगे अमेरिका के वो होंगे और फिर उसमें पेशगी इंतबा भी जारी नहीं किया जाएगा और हमला कर दिया जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिएगा, जब अफगानिस्तान में नाम नहात वहां पे जो एक रजीम मुसल्लत हुई है TTA, उनके आंखों के नीचे जब दहशतगर्द तंजीम सो कॉल्ड तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए, क्या पाकिस्तान को यह हक हासिल नहीं कि अपने डिफेंस, अपनी आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वहां के इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अब आप बताएं, ईरान के तमाम बरादर ममालिक जो हमसाये, तुर्किया से लेके इराक से लेके UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, इवन के 12 रोजा जंग में भी अमरीकी हमले से पहले ईरान ने मुतनब्बे किया था बरादर अरब ममालिक को कि इजराइल की जो हमलात है उस पर कमी तो नहीं आ रही, लेकिन हमें यह खदशा जरूर है कि अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेंगे। अगर आप लोगों के बेस में से कोई भी इनके लिए फैसिलिटेशन हुई, कोई भी इनके लिए मतलब राहदारी महसूस, तो ईरान के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ईरान 11,000 किलोमीटर तो नहीं जा सकता ना सर। सही। वो जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है, जरूर वहां पे कमजोरियां होंगी, लेकिन ईरान अपने तमाम जो पोटेंशियल है वो अपने मिसाइल प्रोग्राम और दीगर टेक्नोलॉजी पर ये गुज़श्ता सालों में कामयाबी हासिल की। तो यकीनी तौर पर हमसाया ममालिक जो आज जो वजह हमें सामने आ रही है कि रीजनल के जो कंट्रीज है वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी मुहिमजोई नहीं होनी चाहिए, उनके लिए यही तशवीश है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका, यानी जो इस्तेदाद इस वक्त ईरान के पास है वो 11,000 किलोमीटर का फासला तो तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके ऊपर हमला होता है, इस्तेहकाक अपने पास महफूज रखता है कि वो उन जगहों के ऊपर हमला कर सके जहां पे एसेट्स अमेरिका के मौजूद हैं और जो सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला महज खेलों की एक खबर नहीं, बल्कि भारत की हठधर्मी और ICC पर असरअंदाज होने के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज है, जो क्रिकेट के पूरे मंजरनामे में हलचल की वजह बन गया है। हालिया बरसों में क्रिकेट की मईशत मुकम्मल तौर पे ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल एयर टाइम पे मुंतकिल हो चुकी है। भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्रिकेट देखने के तरीके मुख्तलिफ हैं, मगर एक बात मुश्तरक है, बड़ा मैच, बड़ी आमदन। एदाद शुमार ये वाज़े करते हैं कि किसी भी वनडे मैच में औसतन 100 मिनट, जबकि T20 मैच में तकरीबन 50 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम दस्तयाब होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता एक दहाई में होने वाले बेशतर मैचेस अगरचे एक तरफा रहे, लेकिन इसके बावजूद उन मैचेस के कमर्शियल एयर टाइम की कदर दीगर तमाम मुकाबलों से ज्यादा रही। न्यूयॉर्क में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत मैच में 10 सेकंड के इश्तिहार की स्लॉट
50 लाख रुपए तक जा पहुंची थी, जबकि 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में यही स्लॉट 60 लाख रुपए में फरोख्त हुई। इसका मतलब यह है कि 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बराबर था। ब्रॉडकास्टर्स अमूमन मैच के तकरीबन 80% इश्तिहारी मिनट्स टूर्नामेंट से पहले ही फरोख्त कर देते हैं, जबकि बाकी 20% की कीमत मैच की अहमियत के मुताबिक बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यह वो रकम है जिस पर पूरे टूर्नामेंट की मुआशी मंसूबाबंदी खड़ी होती है। यही वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के लिए पाकिस्तान और भारत का मैच मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यह जिक्र करना भी जरूरी है कि ICC फीफा की तरह एक गवर्निंग बॉडी नहीं बल्कि मेंबर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड है जो ब्रॉडकास्टिंग डील्स और टूर्नामेंट से हासिल होने वाली आमदन अपने अरकान में तयशुदा फॉर्मूले के तहत तकसीम करता है। 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ICC की जानिब से $17 मिलियन दिए गए, जो तकरीबन 4.5 अरब रुपए बनते हैं। यह रकम बराह रास्त उसी मॉडल से जुड़ी है जिसमें पाक भारत मैचेस मरकजी किरदार अदा करते हैं। इसी पस मंजर में ICC ने पाकिस्तान को खबरदार किया कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले के तवील मुद्दती असरात हो सकते हैं। ICC का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में जुज़वी शिरकत आलमी इवेंट्स के बुनियादी तसव्वुर, उसकी मुसाबिकत और इंसाफ के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। माजी में भारत भी हुकूमती इजाजत न मिलने के बायस पाकिस्तान आने से इनकार कर चुका है, जिसके बायस दोनों मुमालिक के दरमियान न्यूट्रल वेन्यूज पर मैचेस खेलने का फॉर्मूला तय पाया था। पाकिस्तान का यह फैसला इसलिए भी अहम है कि ICC ने भारतीय दबाव में बांग्लादेश को न्यूट्रल वेन्यू देने से इनकार करते हुए स्कॉटलैंड को उसके मुतबादिल के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया था, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि ICC इंडिया के ताकतवर क्रिकेट बोर्ड के सामने बेबस है। यूं पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत के खिलाफ अपना मैच न खेलने का फैसला किया, जिससे यह मिसाल कायम हुई कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ICC पर असरअंदाज होना बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान भी उस पर खामोश नहीं रहेगा। इसी मंजरनामे में बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड साबिक क्रिकेटर दूसरा के खालिक हमारे साथ मौजूद हैं सईद अजमल साहब। सईद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद अजमल साहब, मौजूदा हालात अगर देखें, पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का जो फैसला है, ये उसूली मौक़िफ़ के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों उसूली मौक़िफ़ के तौर पे देखा जा रहा है? देखें, ये ईंट तो इन्होंने पहले खुद रखी है। इन्होंने पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसके ऊपर इन्होंने ये कील खुद ठोका था कि कोई हाइब्रिड मॉडल बनाए, पाकिस्तान में नहीं आना चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं है, तो वो चीजें सारी इन्होंने ये शुरू की। उससे पहले अगर की बात करें तो शेक हैंड इन्होंने नहीं किया। इन्होंने ग्राउंड में ये किया कि फ्रेंडली गेम के ऊपर आप फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हैं, आपको सियासत के बगैर खेलते हैं कि हर एक से खुश हो के हारो या जीतो एक दूसरे से मिलते हैं, ताकि क्रिकेट को देखें। क्रिकेट एक या कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये एक पीसफुल गेम है। कोई भी स्पोर्ट्स हो, जिसमें भी हो, हर गेम में जब भी कोई हार जीत होती है उसके बाद एक दूसरे को आपकी एप्रिसिएशन मिलती है, उससे गले मिला जाता है, उससे हाथ मिलाया जाता है, ताकि खूबसूरती गेम की बरकरार रहे। इन्होंने इसको खराब किया। इन्होंने पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल बना के चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान का सत्यानाश किया। एक्चुअल में मोहसिन नकवी साहब को यह भी दुख था कि चैंपियन ट्रॉफी हम करा रहे हैं, फाइनल हो रहा है दुबई में, और उस दुबई फाइनल में हमारा कोई बंदा भी नहीं गया और पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था, और ये दुख हमें नहीं जाता हमारा। अब इनको हमने 2023 में वर्ल्ड कप खेला, हमने 11 में वर्ल्ड कप खेला, हमने हर दफा इंडिया में जाके उनकी हर चीज मानी, मगर कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं आया आज तक पाकिस्तान हिस्ट्री में जिसने अकड़ के जवाब दिया हो कि भाई नहीं, तुसी नहीं तो असी भी नहीं। हुण गल ते यही है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने किया है, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने इनके मुंह पे चपाटा मारा है। अच्छा सईद अजमल साहब, ये इस पे अगर देखा जाए तो हम अगर मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट्स जो हैं वो इजाफी भारत को मिल जाएंगे। फिर उसका नतीजा ये भी है कि अगर कोई एक टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो उसके रन रेट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली फर्क पड़ता है। हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या भुगतना पड़ेंगे? देखें, पाकिस्तान के ग्रुप में 4 टीमें हैं, 5 टीमें हैं टोटल। 4 पाकिस्तान को जो 3 टीमें हैं, पाकिस्तान मिला के 5 है, इंडिया है, 3 ऐसी टीमें हैं जिसको पाकिस्तान आराम से हरा सकता है। कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान अगर 2 पॉइंट दे भी देता है तो भी पाकिस्तान आराम से जीत के आगे जा सकता है।
ठीक है। रही बात आगे जाके पाकिस्तान खेले कि ना खेले, देखे टाकरा इनका दो जगह पे हो सकता है, जहां तो सेमीफाइनल में होगा, ठीक है, जहां इनका फाइनल में होगा। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो सेमीफाइनल में जाके, अगर मुझे नहीं पता कि आगे की सूरत हाल क्या मोहसिन नकवी साहब डिसाइड करते हैं, बट ये है कि जो सुपर 8 होगा उसमें भी 2 ग्रुप बनेंगे, दोनों ग्रुपों में पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों का अलग-अलग ग्रुप है, वो दोनों आपस में खेलेंगे, ये अपने ग्रुप से खेलेंगे, वो अपने ग्रुप से खेलेंगे। उसके बाद जब सेमीफाइनल और फाइनल आएगा, हाँ पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, इंडिया से आता है, तो इंडिया में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो श्रीलंका में जाके खेलेगा। ये भी चीज है जो दुख हमें भी था, क्योंकि हमने हाइब्रिड मॉडल में आके बहुत ख्वार हुए, हमारी टीम हारी है बुरी तरह। ये भी इनको भी बर्दाश्त करना पड़े कि ये सूरत हाल हो सकती है, जो हमने फैसले किए थे वो गलत थे। देखिए चुधराहट होनी चाहिए, हर एक की अपनी चुधराहट है, पाकिस्तान की अपनी है, इंडिया की अपनी है, मगर ये जो हमने इस वक्त उनको जवाब दिया है, इस ज़मीन के अंदर क्या समझते हैं कि जो क्रिकेट की मईशत है वो ब्रॉडकास्टिंग और कमर्शियल एयर टाइम के गिर्द घूम रही है। तो पाक भारत मैच का ना होना, जिस तरीके से मैं अपने इब्तिदाई के अंदर भी तज़किरा कर रहा था कि 80% तो पहले से ही फरोख्त कर दिए जाते हैं इश्तिहारात, अब उसका फिर आप ये देखिए कि इन आउट जो होता है, वो जो स्टेडियम का पैसा है उसके पैसे, फिर उसके पसे पर्दा जो और पैसे चलते हैं, जिस तरीका कार के तहत चलते हैं, वो इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान भारत के ऊपर ही होते हैं। तो आपको ये कितना बड़ा नुकसान लग रहा है और कितनी नींदें उड़ी हुई लग रही? देखें, हमारी तो नींदें पहले से उड़ी रहती हैं हर वक्त, हमें तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती रहती है, मगर इंडिया को जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी ना इसके ऊपर, वो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए हमारे को तो चंद अरब का नुकसान होगा ना, उनको 100 अरब के करीब नुकसान होगा, अरबों उनका नुकसान होगा, उनका टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, देखा तो जाता है ना भाई। 60% आईसीसी के इवेंट जो होते हैं उसमें एक मैच का प्रॉफिट 60% है, पूरे टूर्नामेंट का बकाया 40% है, वो है पाकिस्तान इंडिया का गेम। सही। अगर वो नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर भी स्किप हो सकते हैं, वो कहते हैं भाई हम नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें तो मद्देनजर इंडिया को होनी चाहिए थी, मगर एक्चुअल में मैं क्रेडिट देता हूं अपने चेयरमैन को, उन्होंने बड़े ही टाइम पे आके, मौके पे आके इनको सही जवाब दिया है, और इसका जवाब बनता भी यही था। ठीक है, हमें नुकसान है भाई, होगा नुकसान, देख लेंगे, बट जो इंडिया को वर्ल्ड कप कराने का नुकसान होगा, जो हमें चैंपियन ट्रॉफी में भुगतना पड़ा है, प्रॉफिट की बजाय हम लॉस में चले गए, तो ये इनको भी तो भुगतना पड़े ना कि। और ये मैं आपको ये बात बता दूं, ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए नहीं किया, बिल्कुल ये पाकिस्तान ने ये मौका इख्तियार किया है कि कोई एक कंट्री बढ़ के से काम नहीं कर सकती, सब एक ज्वाइंट टीमें हैं। सही अजमल साहब, पूरे भारत के अंदर रौला ये पड़ा हुआ है, वो कहते ही है कि पाकिस्तान ने भारत के चक्कर में, वो बांग्लादेश के चक्कर में किया है। बांग्लादेश के सिफारती ताल्लुकात अगर मजरू हुए हैं तो पाकिस्तान अब उसमें एक पॉलिटिकल स्टंट लेके आया और उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, बांग्लादेश को अगर आपने बीच में शामिल नहीं किया तो फिर हम भी आपके साथ ऐसा करते हैं। ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर है और पाकिस्तान इसके ऊपर 100% राइट है भाई। आप कैसे कह सकते हैं कि आईसीसी, इंडियन क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अच्छा वैसे आपने जो पहले बात की है, बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल लिख चुका है, वैसे है भी यही बात भाई। हकीकत ये है कि आपके जो जितने भी एसोसिएट आपकी टीमें हैं, जो टेस्ट नेशन है, आप फुल मेंबर्स टीमें हैं, वो सारी की सारी को राइट एक जैसा मिलना चाहिए। अब हाइब्रिड मॉडल बांग्लादेश को रिक्वायर्ड है, तो आप लोगों ने भी तो पाकिस्तान के साथ किया था, उनको क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? अब उनको खतरा है, उनका एक प्लेयर को सिक्योरिटी आप दे नहीं सके, पूरी टीम की वो कैसे सिक्योरिटी देंगे? तो उस सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको खदशा था कि भाई हम वहां पे खेलेंगे तो हमें प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम तो इंडिया को भी था। अब इंडिया ने हाइब्रिड मॉडल को अपनाया है, तो व्हाई नॉट बांग्लादेश, व्हाई नॉट अदर टीम, व्हाई नॉट भाई? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही है। और यकीन करें, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब बांग्लादेश के ऊपर नहीं ये कर रहे, ये हमारा राइट था, हमने इसको राइट को राइट टाइम पे यूज किया है और हम बिल्कुल इस पे सही है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में ये जो हमने उनका जाम तोड़ने की कोशिश की है, जो इकदाम उठाया है, पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक स्ट्रांग हुई है या हो सकती है?
देखें, पाकिस्तान अपने मौकफ के ऊपर बहुत स्ट्रांग है और दूसरी कंट्रीज को भी पता है कि पाकिस्तान ऑन राइट वे, राइट ट्रैक पे, हमने जो भी अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे कर रहे हैं। और दूसरी टीमों के अंदर हौसला नहीं था क्योंकि सारे स्पॉन्सर इंडिया से हैं। अब दुनिया में 99% ऐसी लीगें हैं जिसमें सिर्फ इंडियन ही ऑनर्स हैं और डोनर भी इंडियंस हैं। देखिए, पैसा हर जगह पे होता है मगर इज्जत, रिस्पेक्ट वो हर कंट्री की अपनी है। जैसे अगर आप आसमान तारक के ऊपर ये मैं ये बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा इसको चेंज लेके थोड़ा सा 1 मिनट की बात है। जो कैमरन ग्रीन ने कहा है वो बिल्कुल राइट नहीं था। इसके ऊपर प्रोटेस्ट पाकिस्तान को भी करना चाहिए, आईसीसी को भी करना चाहिए कि ये राइट वे, किसी प्लेयर को, इज्जत को, रिस्पेक्ट को हम खराब नहीं कर सकते ग्राउंड के अंदर। तो यही चीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहती है कि स्पोर्ट्स अपनी जगह, गवर्नमेंट का रूल्स भी उन्होंने ही बनाया है कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं खेलना चाहे तो वो आप इसको ये राइट वे पे यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने किया है भाई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना किया है तो हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं खेलेंगे। हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पर इंडिया से हम नहीं खेलना चाहते तो हम नहीं खेलें। हमारे 2 पॉइंट जाते हैं तो जाएं। इसके लिए मगर हमारे 2 पॉइंट हासिल करने के लिए 2 पॉइंट हासिल करने के लिए क्या भारतीय टीम को श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, वहां पे ग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा? रेफरी अगर ये कॉल करेगा कि दूसरी टीम बायकॉट कर चुकी है, नहीं आई, तब 2 पॉइंट्स मिलेंगे या फिर भारत में बैठे बैठे ही 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं? नहीं, बैठे बैठे तो नहीं, ग्राउंड में आपको हाजिर तो होना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो प्रैक्टिस करेंगे ना, जाके करें भाई प्रैक्टिस अपनी। पता चले ये जानते बूझते हुए भी कि खेलने कोई नहीं आ रहा, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं श्रीलंका तक। भाईजान, ये रूल्स हैं। अगर रूल्स में ये है कि पाकिस्तान टीम अगर मौके पे पहुंच जाती है खेलने के लिए तो फिर तो वो बाहर हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे तो पाकिस्तान तो वहीं पे मौजूद है, वो तो ग्राउंड में आ जाएगी। अच्छा, मौजूदा अगर टीम को देखा जाए तो आप क्या समझते हैं? आपने बात की कि वो हल्की टीमें हैं तो उनसे जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगा। बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखें 5वें 6ठे नंबर तक का, और फिर हालिया परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखी आपने या बॉलिंग लाइन जो आपने देखी है, आपको ये कॉम्बिनेशन किस हद तक परफेक्ट लगता है या इसमें अभी लूप होल्स दिखाई देते हैं? देखिए, लूप होल एक ही जगह पे है पाकिस्तान का अभी जो मुझे नजर आ रहा है, वो है मिडिल ऑर्डर में। नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन पे देखें, हमें पहले मसला आ रहा था, इसमें सलमान अली आगा ने अपने आप को प्रमोट किया क्योंकि वहां पे श्रीलंका में स्पिन ट्रैक होते हैं, वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। बाबर आजम थोड़ा स्पिनर को वीक खेलता है तो वो उसको थोड़ा नीचे ले आए ताकि वो सिंगल डबल करके अपने जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी वहां पे श्रीलंका में जो राना बॉल खेले, जो टीम को सहारा दे, एक साइड पे खड़ा रहे, आउट ना हो, क्योंकि एकदम श्रीलंका में लाइन लग जाती है। अब देखें, दूसरी अभी इंग्लैंड भी खेल रही है तो कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं हो रही वहां पे श्रीलंका में, तो लो स्कोरिंग गेम होगी, पिछे थोड़ी टफ होगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर में जो नंबर 5-6 पे उस्मान खान खेल रहे हैं, इसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं। अगर 6ठे नंबर पे हमारे पास एक ऐसा मिडिल ऑर्डर हम आप रख लेते टीम के साथ, लाइक कोई भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, मुझे तो समद अच्छा लग रहा था, तो 5वें 6ठे पे जाके अच्छे छक्के भी लगा लेता था। उसके अलावा हमारे पास ऑलराउंडर में बहुत अच्छे हैं, शादाब खान है, इसमें मोहम्मद नवाज है, इसमें फ़हीम अशरफ है, 3 ऐसे बॉलर हैं जो बैट भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद शाहीन है। स्पिन ट्रैक हमारे पास बहुत जबरदस्त स्पिन अटैक है जिसमें हमारे पास देखें, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया, साइमजूब अच्छी बॉलिंग कर रहा है। जितने भी हमारे स्पिनर हैं उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि हम उस कंट्री में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप। और एक चीज हमारे लिए अच्छी ये है कि हमने एक ही जगह पे मैचेस खेलने हैं, उसका बेनिफिट हमें 1-2 मैचेस में ही पता चल जाएगा। यानी इस वक्त लूप होल्स जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर है, मिडिल ऑर्डर के लूप होल्स बेहतर कर लिए जाएं तो नताइज बेहतर निकल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद अजमल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।